हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं CC12। तो CC12 में है क्या? पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए। तो राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटे का आकार हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व व्यय को सबसे महत्वपूर्ण घटक है? केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो ब्याज भुगतान। राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश होता है किसका? केंद्र सरकार से ऋण का देती है ना राज्य सरकार को। यदि सरकार द्वारा दिया गया व्यय प्राथमिक घाटे में जोड़ दिया जाए तो राजस्व के घाटे के बराबर हो जाता है। राजस्व बजट में सरकार की किस आय को सम्मिलित किया जाता है? तो कर स्रोत और गैर कर स्रोत दोनों। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा। कैपिटल बजट में किसे सम्मिलित किया जाता है? सार्वजनिक ऋणों से प्राप्त आय। बजट के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? बजट का संतुलन होना। फिनले सिराज द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक व्यय के नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? लोच का नियम, इलास्टिसिटी वाला जो है वो। करा कौन कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो कौन है? कर और शुल्क दोनों ऐच्छिक हैं। कर और शुल्क दोनों अनिवार्य हैं। कर अनिवार्य है जबकि शुल्क क्या है? ऐच्छिक है। ये हो जाएगा। सरकारी राजस्व पब्लिक रिवेन्यू का कौन सा स्रोत है? सब हो जाएगा इसमें। कर भी, प्रशासनिक आय, व्यावसायिक आय, सब तो पब्लिक रिवेन्यू का स्रोत है। कर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कर एक अनिवार्य अंशदान है। लाभ प्राप्त होना कर अदायगी की अनिवार्य शर्त है। क्या होगा इसमें? प्रशासनिक आय की श्रेणी में किस प्राप्ति को सम्मिलित नहीं किया जाता है? शुल्क या फीस से होने वाली प्राप्ति, लाइसेंस से होने वाली प्राप्ति, रेल सेवा से होने वाली प्राप्ति प्रशासनिक आय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो रेल वाला जो है प्रशासनिक आय में क्या होगा? लाइसेंस से, स्टम्प जो बिकता है वो सबसे। बत्तख के पंख किस प्रकार किया जाए? कौन बोला था निकाले जाएं कि वो कम शोर मचाए? और तो ये काल्बर्ट बोला था। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये कौन बोला था? डिमार्को। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। स्पेसिफिक टैक्स जो होता है अवरोही होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। तो ये रिग्रेसिव होता है। कर का अंतिम भार जिसे टाला नहीं जा सकता, क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंस। इंसिडेंस के अर्थ के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? कर मौद्रिक भार, कर का अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। कर विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन प्रक्रिया क्या है? कराघात से करापात तक, करापात से कराघात तक जाने की, कराघात से करापात तक। पूंजी और मांग की लोच बराबर होने पर कर भार क्या होता है? क्रेता और विक्रेता दोनों पर बराबर पड़ता है। वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार और मांग लोचदार होने पे तो क्या होता है? क्रेता पर पड़ेगा। यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है
परफेक्टली इलास्टिक अगर है डिमांड और सप्लाई जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, जीरो है, तब कर का भार क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है इनइलास्टिक है, ठीक, कितनों करो उतने सप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा इस केस में? संपूर्ण भार विक्रेता पे पड़ेगा। इलास्टिसिटी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत आसान है ये। जब ES इज ग्रेटर देन ED तब तो क्रेता पे पड़ेगा, विक्रेता की अपेक्षा क्रेता पर अधिक अनुपात में पड़ेगा। जब कर का भार क्रेताओं की अपेक्षा विक्रेताओं पर अधिक अनुपात में पड़ता है तब विक्रेताओं पे, तो ED क्या होगा? ग्रेटर होगा। कर भार को क्रेताओं तथा विक्रेताओं पर समांतर रूप से डालने की दशा कौन होता है? बराबर रूप से। ES इज इक्वल टू ED। यदि ES और ES इज ग्रेटर देन है तो क्या होगा? ED। तो वस्तु की कीमत की राशि, सप्लाई ज़्यादा है इलास्टिसिटी होकर, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस घटा तो सप्लाई, तो इसका हो जाएगा 50% से अधिक वृद्धि होगी। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को प्रदर्शित करता है कौन? राजस्व घाटा, ठीक है। टैक्स प्राप्ति, टोटल आया जो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तो वही ना है। कुल प्राप्ति में कुल व्यय का अंतर क्या करता है? बजटीय घाटा, बजट डिफिसिट। केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख नेट RBI क्रेडिट में होने वाली वृद्धि को कहते हैं क्या? मौद्रिक घाटा। RBI घुस गया ना यहाँ पे। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगियाँ घटा देने पर प्राप्त होने वाला घाटा क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा। इसको दोस्तों ज़रा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट, और आपका ब्याज की अदायगी घटा देने पे, मतलब जो ब्याज देना है, तो ये प्राथमिक घाटा बच जाता है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति प्लस पूंजीगत माइनस गैर आयोजन व्यय, जो मतलब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर दोनों को घटा देंगे तो क्या बचेगा? बजटीय घाटा। आमतौर पर यह माना जाता है कि कर की दर में वृद्धि करने से सामान्यतया कर राजस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, किंतु एकमत यह भी है कि आय की दरें घटाने से आय कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस बाद वाले दृष्टिकोण से जुड़ा है क्या? कौन ये बात बोला है? लेफर कर पढ़ते हैं ना, तो वो कराधान में निम्नलिखित कर राजस्वों में से कौन सी मद केंद्र सरकार को राजस्व की अधिनियम राशि उपलब्ध कराती है? निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, वस्तु GST में कौन शामिल है? बताइए जल्दी से। सब, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर, सब शामिल है। यह मानते हुए कि द्रव्य की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कोई अनुसूची हर्षोन्मुखी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शेड्यूल है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिकतम श्रेणी मैक्सिमम प्रोग्रेशन की अपेक्षा करता है? समान सीमांत त्याग का सिद्धांत। एक सार्वजनिक
और निजी वस्तु वाली किसी ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें अनेक व्यक्ति हैं, राजस्व विनिधान उस बिंदु पर दृष्टतम होगा जहां क्या MRS का संकलन मार्जिनल और MRT बराबर है सब, ये ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन। यदि आपूर्ति पूर्णतः लोचहीन हो, मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो, तो एक परिमाणात्मक बिक्री कर का अल्पकालिक प्रभाव यह होगा कि उस कर भार को B पूरी तरह उत्पादकों पर डाल दिया जाए। बिक्री कर का कर भार सेल टैक्स का जो होता है वो क्या होगा, क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच मांग लोच एवं वस्तु की पूर्ति लोच के अनुपात में बंट जाता है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया? कौन था? डाल्टन। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए, तो देखे थे हम कि प्राथमिक घाटा बचता था, प्राइमरी डिफिसिट जिसको बोलते हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण समग्र मांग में भी उतनी ही वृद्धि हो जाएगी यदि क्राउडिंग आउट का प्रभाव कितना 0% है तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासिक मॉडल जो है, क्लासिकल मॉडल के संदर्भ में कर्ज मूलक वित्त भावी पीढ़ी पर भार डालने का साधन हो सकता है। विदेश उधार से वर्तमान पीढ़ी पर भार डाले बिना क्या किया जा सकता है? सार्वजनिक कार्यक्रमों का विनियमन संभव हो सकता है, FDI जो आता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का उपभोग व्यय है? कर्मचारियों को मुआवजा, ये सब जो देता है। यदि किसी कर प्रणाली में 1000 रुपये की आय वाले व्यक्तियों में से 100 रुपये कर लिया जाए, अगर लिया जाता है 10% और 2000 रुपये वाले से 150 रुपया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिगामी बोलेंगे, क्योंकि प्रोग्रेसिव नहीं ना लिया गया। प्रगामी आय कराधान में वास्तविक आय के एक निश्चित स्तर का क्या है? मुद्रास्फीति में घट जाता है। वह वक्र जो कर दर एवं कुल आय में संबंध बताता है वो क्या है? लेजर वक्र है। विशुद्ध कर बराबर है किसका? कुल कर प्लस कर संग्रहण लागत, मतलब कि कलेक्शन जो उसका है खर्च उसका, और कुल कर। बिक्री कर का कर भार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच मांग और वस्तु की लोच के अनुपात में बंट जाता है, मांग और पूर्ति। यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। वही तो बार बार वही चीज़ आ रहा है कि प्राथमिक वाला रिपीट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ब्याज दर। लोक व्यय में पब्लिक एक्सपेंडिचर के संबंध में फिनले सिराज द्वारा दिए गए नियमों कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लोच का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था? तो अभी देखें, डाल्टन। निम्नलिखित में कुछ करों का भार विवर्तित नहीं किया जा सकता आयकर पर, और
व्यापारिक लाभ पर। यदि उच्च आय स्तर की ओर बढ़ने पर कर का आय से अनुपात बढ़ता है तो बढ़ने पर कर का आय से अनुपात बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? प्रतिगामी है, नहीं प्रगतिशील है। बी। ऐसे हो रहा है ना, अगर इनकम बढ़ते जा रहा है तो टैक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको और साफ से अगर हम बनाए तो क्या होगा? ऐसे 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 ऐसे, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। कर विवर्तन उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें क्या? कर का मौद्रिक भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित होता है। हीनार्थ प्रबंधन की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है, इन्फ्लेशन को। आमतौर पर यह माना जाता है कि कर की दर वृद्धि करने से सामान्यतया कर राजस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, किंतु एक मत यह भी है कि यह आयकर की दरें घटाने से आयकर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कौन बोला था ये बात? लेफर कर्व जो पढ़ते हैं। एक सार्वजनिक और एक निजी वस्तु वाली किसी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अनेक व्यक्ति हैं, राजस्व मतलब रिवेन्यू एलोकेशन उस बिंदु पर इष्टतम होगा। कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा रिवेन्यू? जहाँ पे एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समेशन और एमआरटी बराबर होगा। यदि आपूर्ति पूर्णतः लोचहीन है, परफेक्टली इनएलास्टिक है, सप्लाई है, तो एक परिमाणात्मक बिक्री कर का अल्पकालीन प्रभाव यह होगा कि क्या? पूरी तरह उत्पादकों पर डाल दिया जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासिकी मॉडल के संदर्भ में लोन फाइनेंस भावी पीढ़ी पर क्या करता है? प्रभाव डालता है। विदेशी उधार से वर्तमान पीढ़ी पर, इसका 2 हो जाएगा, पहले भी देख लिए थे। अगर एफडीआई आ जाए देश में तो क्या होगा? दोनों चीज़ सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संबंधी सुधारों का उद्देश्य रहा है। सारा इसका सही, क्योंकि जिन वर्गों पर कर लगाना काफ़ी कठिन है उन्हें कर की परिधि में लाना, मतलब कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को बढ़ाना, एम्बिट ऑफ टैक्सेशन ज़्यादा लोगों को शामिल करना, एक अति प्रगामी कर अनुसूची अपनाना, मध्यम दर्जे की दर को चुनना। टैक्स रेट जब कम होता है तो क्या होता है? टैक्स कलेक्शन, ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। यदि किसी कर प्रणाली में 1000 रुपये की आय, अभी देखे थे इसको, 150 हो तो क्या है? प्रतिगामी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगामी आय कराधान में वास्तविक आय के एक निश्चित स्तर का वास्तविक मूल्य क्या है? मुद्रास्फीति में घट जाता है। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्ति तब आती है जब क्या होता है? करों की सीमांत उपयोगिता सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाता है। कौन से प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है बताइए? 64 नंबर। आयकर और संपत्ति कर और पूंजी वाला अभिलाषा एवं निगम कर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। योजनेतर राजस्व योजना के बाद व्यय में सम्मिलित है। कौन? पूंजी संपत्ति के रखरखाव पर किया गया व्यय और बाढ़ नियंत्रण पर किया हुआ व्यय, तो क्या हो जाएगा ये?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर भार का क्रेता एवं विक्रेता के बीच विभाजन, मांग एवं पूर्ति के लोच के द्वारा नियमित होता है और बाजार की संरचना के द्वारा भी। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार कीजिए। कोई सरकार अपना बजट घाटा पूरा कर सकती है। देश के केंद्रीय बैंक से क्या होगा इसका? केंद्रीय बैंक तथा व्यवसायी बैंकों से ऋण लेकर के, नहीं तो नोट छाप करके। जो होता है मनोरंजन टैक्स छूट प्रदान की जाती है यदि कुल प्राप्तियां लगाई जाए तो क्या होगा? डाक बचत और पुण्यार्थ परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार के घाटा वित्तीयन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव आम आदमी पर सार्वजनिक दुष्प्रभाव डालता है? कीमतों में अस्फीतिकारी वृद्धि, कीमत अगर बढ़ जाता है तो। इन्फ्लेशनरी ग्रोथ, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय क्या करना चाहिए? घटा दीजिए खर्च। ऐसा है। जितनी चादर उसी हिसाब से फैलाने का नियम किसका है? व्यक्तिगत वित्त। किस व्यय में मितव्ययिता बढ़ती जाती है? निजी में। मंदी के समय विनियोगों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का बजट बनाया जाता है? घाटे वाला। चिकित्सा, बेरोजगारी तथा शिक्षा आदि पर किया गया व्यय होता है क्या? हस्तांतरण। बजट होता है किसका? वित्तीय प्रशासन का अंग। जीरो बेस्ड बजटिंग एक उपाय है सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने का। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व अर्थात कर भिन्न राजस्व है? सब। ब्याज की प्राप्तियां, विदेश से प्राप्त नगद, ये सब। लाभांश एवं लाभ मतलब सब। उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। बजट घाटा तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, या बजट घाटा सकल राजस्व व्यय सकल राजस्व आय, या बजट घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय और माइनस कुल आय। तो सबसे ज़्यादा तो फिट ही है। बत्तख के पंख, इसको देख ही लिए थे, कौन बोला था? कलवर्ट। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर एक दूसरे के पूरक हैं, ये कौन बोला था? तो डाल्टन ने। ईडी अगर ये है जीरो और यस मतलब दोनों परफेक्टली इनएलास्टिक है। अच्छा, एगो परफेक्टली इलास्टिक है और ये है, तो किस पे पड़ेगा? तो संपूर्ण भार विक्रेता पे। जब विदेशी सरकारें किसी देश को स्वेच्छा से आर्थिक मदद करें तो वो अनुदान कहलाता है। ठीक है। विशिष्ट कर की प्रकृति होती है अवरोही। राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी की राशि घटा देने से जो बचता है वो क्या होता है? प्राथमिक घाटा। बजट है क्या? वित्तीय प्रशासन की धुरी। जीरो बजट बेस्ड बजटिंग जोड़ देता है किस पे? नए सिरे का बजट बनाना और पिछली अनदेखी करके बजट बनाना, मतलब डी। जीरो बेस्ड बजटिंग की विचारधारा प्रयोग में लाई जाती है प्लान व्यय को नियंत्रित करने के लिए, गैर प्लान व्यय को नियंत्रित करने के लिए, मतलब सी। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ज़रूरत होती है योजना तथा उद्देश्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए। सब। उन योजनाओं का पता लगाकर समाप्त करना जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। बजटीय घाटे का वित्तीय व्यवस्था
की जाती है? सब केंद्रीय बजट में से उधार लेकर। जीरो बेस्ड बजटिंग एक उपाय है सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने का। राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। डी उपयुक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा इसका, केंद्रीय बैंक से उधार लेकर के, घरेलू ऋण उगाही द्वारा, विदेशी ऋणों द्वारा, तो इसका सारा हो जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग देन है किसका? कब जीरो बेस्ड बजटिंग लाया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7th 5 ईयर प्लान। कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जीरो बेस्ड बजटिंग का आशय क्या है? व्यय की प्रत्येक मद इस प्रकार विचार करना कि वो नहीं हो। निम्नलिखित में कौन सा गैर राजस्व है? सब गैर राजस्व है। जो टैक्स से नहीं आया बाकी सब गैर राजस्व है। घाटे की वित्त व्यवस्था सरकारी आय के अंतराल की पूर्ति हेतु एक विशेष वित्तीय विधि है। बताइए इस विधि के अंतर्गत भारत सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था व सरकारी आय के लिए किन साधनों का आश्रय नहीं लेती है? तो स्वदेशी मुद्रा का मूलन एवं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ये नहीं करती है। हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति कितनी होती है? ये निर्भर करेगा सभी पे। चलन में कितनी मुद्रा डाली गई है, मतलब मार्केट में कितना करेंसी है, मुद्रा आवश्यकता से कम है या अधिक है, मुद्रा का उपयोग अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक किस प्रकार की योजनाओं में हो रहा है। राजकोषीय घाटा अधिक होने पर अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन की क्या होता है? प्रतिकूलता बढ़ती है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने पर शेष जो बचेगा वो क्या होगा? तो ये भी देखे थे राजस्व घाटा, ये प्राथमिक घाटा, प्रारंभिक प्राइमरी डिफिसिट। बजटीय घाटों और सरकार द्वारा लिए गए कुल क्रय अथवा अन्य देयताओं का योग क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। थैंक यू दोस्तों।